तो दूसरा जो इससे संबंधित हमारे पास जो विचार आया था इस संविधान सभा से संबंधित, वो आया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दूसरी महत्वपूर्ण लाइन है कि भारतीय संविधान सभा जो थी, जिसका काम संविधान का निर्माण करना था, उसके सदस्यों का जो चुनाव था वो कैसे किया जाना था? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने का क्या मतलब यहाँ पर है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका हम कह रहे हैं कि इनका जो शासन था उसको समझने की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब हुआ कि जनता प्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं चुनेगी। मतलब जैसे आज के संदर्भ में हम देखें तो जैसे सांसद विधायक के चुनाव होते हैं, जैसे कि अपने लोकल एरिया के जो विधायक हैं उनको चुनना है, तो वोट पड़ता है, लाइन में लगिए, उनको लिस्ट होती है जिनमें से भी आपको जो कैंडिडेट पसंद है उसको उस पर मुहर लगाइए। अगर उसके पास दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा वोट हैं तो वो जीत जाता है। ये तो हुआ प्रत्यक्ष वोटिंग, इसको हम देखेंगे बाद में। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि हम एक व्यक्ति को चुने और फिर वो व्यक्ति आगे किसी अन्य व्यक्ति को चुने। तो हमने जिसको चुना वो तो हमने लास्ट वाले मेंबर को डायरेक्ट नहीं चुना है, तो वही अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा बनी थी। तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी संविधान सभा थी। इस संविधान सभा में मान लीजिए ये 300 हमारे 89 सदस्य हैं, जिसमें से 55 सदस्य कहाँ से आए थे? जिसमें से 55 सदस्य जो थे, ये 55 सदस्य आए थे संयुक्त प्रांत से। ये 55 सदस्य आए थे संयुक्त प्रांत से। तो कहने का मतलब है कि इनका जो संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि संयुक्त प्रांत की जो विधान सभा थी, प्रांतीय विधानसभा, जैसे कि आज की विधानसभा थी वैसे ही अंग्रेजों के समय भी एक विधानसभा थी। इस विधानसभा ने अपने में से 55 लोगों को कहाँ भेज दिया था? संविधान सभा के अंतर भेज दिया था। और ये जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य कहाँ से आए थे? ये जनता द्वारा चुने गए थे। तो जनता ने डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना था, उन्होंने तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना था, जिसमें से इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने 55 लोगों को संविधान सभा में भेजा था। तो इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। तो ये दूसरी बात हमारे सामने समझ में आती है कि किस तरीके से जो संविधान सभा थी उसका गठन यहाँ पर होते हुए हमें दिखा है। अब आगे अगर इस चीज़ को हम देखें तो संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन ने जो व्यवस्था करी थी उससे संबंधित हमारे पास जो अगले कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि
संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव हुआ था वो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। सीमित मताधिकार और वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? जैसे अभी जो है वो वोटिंग राइट जो लोगों को मिलते हैं वो बिना उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, संपत्ति क्या है, क्या वो टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, इस आधार पर नहीं है। जो भी 18 वर्ष से अधिक है उस सब को मत देने का अधिकार है, महिला पुरुष सभी को। लेकिन जो ये संविधान सभा बनी थी इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। दरअसल भारत शासन अधिनियम 1935 में सीमित मताधिकार की बात कही गई थी कि जो व्यक्ति एक निश्चित शिक्षा का स्तर प्राप्त कर चुका है, जो ब्रिटिश सरकार को कर देता है और जिसके पास जो दिवालिया नहीं है, जिसके पास संपत्ति है, उसको क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कहाँ से आए थे? वो प्रांतीय विधानसभाओं से आए थे। और उस प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसने करा था? जनता ने करा था। तो जनता में वो जनता ही शामिल हुई थी वोट देने के लिए जिसके पास ये तीनों कंडीशन पूरी करने की क्षमता थी। तो ये कहना कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संपूर्ण भारत के लोगों ने करा था, ये सही बात नहीं है। उनको केवल सीमित मताधिकार के आधार पर कैसे अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया था? चुना गया था। उनका निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि दूसरी तरफ रियासतें थी तो रियासतों को तो वहाँ के राजा ने ही अपने यहाँ के कुछ ऐसे गणमान्य लोग थे जो पढ़े लिखे थे, उनको डायरेक्ट संविधान सभा में भेज दिया था। तो ये दूसरा हमारे पास पॉइंट है। अगली चीज़ ये देखना है कि संविधान सभा के भीतर जो सीट थी, मतलब एक सीट जो थी वो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट प्रदान की गई थी। मतलब हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट वहां पर प्रोवाइड कराई गई थी। और संविधान सभा के अंतर्गत प्रत्येक जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व था। इस समय धर्म के आधार पर जो ये कैंडिडेट थे वो हिंदू, सिख और मुस्लिम, हिंदू, सिख और मुस्लिम वर्गों में विभाजित थे। तो ये किस में थे? ये हिंदू में, सिख में और मुस्लिम वर्गों में विभाजित हुआ करते थे। और यहां पर यह समझना है कि प्रत्येक समुदाय का जो कैंडिडेट होता था, प्रत्येक समुदाय से आने वाले जो प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया गया था। मतलब अगर उन 389 सदस्यों में अगर एक कैंडिडेट मुस्लिम है तो इस कैंडिडेट का चुनाव किसने करा होगा? उसके क्षेत्र की मुस्लिम जनता के द्वारा ही, मुस्लिम लोगों के ही द्वारा किया गया होगा। मतलब मुस्लिम लोगों ने प्रांतीय विधानसभाओं में एक मुस्लिम कैंडिडेट भेजा और फिर उस मुस्लिम कैंडिडेट को वापस संविधान सभा में मुस्लिम कैंडिडेट के द्वारा ही भेजा गया। तो ये यहाँ की स्थिति थी, इसको हमने यहाँ पर समझा। अब हम संविधान सभा जो थी हमारी बन गई और संविधान सभा से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं, उनको हमें देखना होगा। दरअसल मूलतः संविधान सभा में मुस्लिम लीग तो शामिल थी, लेकिन उसके जो विरोध थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो बढ़ने लगे थे। और इसी वजह से जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें
मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं गए थे। तो अब हम देखते हैं कि आगे की क्या स्थिति इसमें होती है। तो जब मई 1946 में कैबिनेट मिशन के जो रिपोर्ट थी प्रकाशित हुई, तो उसी के आधार पर कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 को क्या हुए, चुनाव हुए संविधान सभा के गठन के लिए। और इस चुनाव में जो 296 सीटें थीं, इन 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली और दूसरी तरफ 73 सीटें जो थीं वो मुस्लिम लीग को प्रदान की गई। मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजयी रही मुस्लिम लीग, और 208 सीटों पर जो था वो कांग्रेस का कब्जा रहा। तो अब हम समझ सकते हैं कि संविधान सभा में अधिकतर जो सदस्य थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए थे, लेकिन जो 93 रियासतों से सदस्य आने थे, रियासतों ने उस समय निर्णय लिया कि वो संविधान सभा में नहीं जाएंगी, तो ये लोग नहीं आ पाए। तो ये थोड़ी सी स्थिति थी चुनाव के बाद की। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज़ादी के ठीक पहले तक संविधान सभा गठित हो गई थी 1946 में। और अब अगले कुछ पॉइंट हैं यहाँ हमें देखना है कि कि 9 दिसंबर 1946 यही वो दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये जो पहली बैठक हुई ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैठक थी। इस बैठक में मुस्लिम लीग, जो कि संविधान सभा की सदस्य आए थे मुस्लिम लीग से, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें नहीं गए थे और इस पहली बैठक में उस 389 सदस्यों को आप छोड़ दें, 296 जो सदस्य थे उन्हीं में से देखें तो केवल 211 इस बैठक में इसमें प्रतिभाग करने वाले जो सदस्य थे उनकी जो संख्या थी वो महज 211 थी। तो 211
लोगों ने ही, जो 211 सदस्य थे, उन्होंने ही बस इसमें क्या किया था, प्रतिभाग किया था, जो पहली बैठक हुई थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और इसमें प्रतिभाग करने वाले जो सदस्य थे वो 211 थे। अब ये जो बैठक हुई, इसमें जो 9 दिसंबर 1996 को जो बैठक हुई, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के, जो संविधान सभा का अध्यक्ष कैसा, अस्थाई थे। ये अस्थाई अध्यक्ष जो थे, उसमें संविधान सभा के सबसे एजेड पर्सन में सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। तो उनको इस पहली बैठक के दौरान ही संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया और इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये सब बातें हैं 9 दिसंबर 1946 की। आगे अगर हम देखें तो 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में जो संविधान सभा के हम देखते हैं, संविधान सभा के जो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन अभी स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, वो सच्चिदानंद सिन्हा दिलाएंगे। और ये अब राजेंद्र प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष हो गए, स्थायी अध्यक्ष, और जो इसके उपाध्यक्ष होंगे संविधान सभा के वो होंगे HC मुखर्जी। ये सारे नाम जरूरी हैं याद रखना कि संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी हुआ करते थे। इसके अलावा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, इसी 11 दिसंबर को उनको भी चुना गया। संविधान सभा के जो हम कह सकते हैं संवैधानिक सलाहकार, ये जो नाम आएगा यहाँ पर, ये नाम आएगा BN रॉय का। तो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष के तौर पर HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार के तौर पर BN रॉय, ये 3 नाम हमारे पास रहने चाहिए। तो ये 3 लोग थे जो कि जुड़े थे और इन्होंने संविधान सभा की एक अध्यक्षता की, उपाध्यक्षता बने, संवैधानिक सलाहकार बने। ये तमाम जो नाम हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, कब बना, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से हमारे पूरे हो जाएंगे। ये भी देखने वाला है कि 211 सदस्यों ने ही पहली बैठक में भाग लिया था। तो 9 दिसंबर की बैठक, 11 दिसंबर की बैठक, और अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की, जो कि 13 दिसंबर 1946 को अपनाया गया।
तो 13 दिसंबर को लाया गया, मतलब सदन संविधान सभा के सम्मुख। तो यहां हम देखते हैं एक प्रश्न और आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर। तो अभी संविधान सभा गठित हो गई, चुनाव हो गया, उसके अध्यक्ष चुन लिए गए, सदस्य आ गए। मुस्लिम लीग उसमें नहीं थी, बहिष्कार किया था। बाद में मुस्लिम लीग के भी सदस्य इससे जुड़े, लेकिन अब संविधान सभा का प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। तो सबसे पहले लाया जाएगा कि किस मोटिव, किस उद्देश्य के लिए ये संविधान सभा हुई है, संविधान गठन करना है, तो उसके प्रॉपर तरीके क्या होंगे, वो संविधान किस स्वरूप का होगा, ये तमाम तरह की जो बातें थी। इसके लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र होगा, ठीक, यहाँ की जनता को अधिकार दिए जाएंगे, जनता के अधिकार होंगे, सरकार क्या काम करेगी, कल्याणकारी काम करेगी। ये तमाम बातें उसमें लिखी गई थी, तो इसीलिए इसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। बाद में चलकर अगले वर्ष 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और फिर बाद में आगे चल के 22 जनवरी 1946 को जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव था वो सर्व सम्मति से पारित हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव क्या था, पारित कर दिया गया। तो यहाँ तक की स्थिति, मतलब संपूर्ण जो ये 1946 का वर्ष है, इस वर्ष में जो भी चीज़ें हुई हैं वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि अब 1947 का जो वर्ष था वहाँ पर किस तरह की घटनाएं अब होती हैं। देखें, 3 जून 1947 ये जो टाइम था, बात हो रही है अब 1947 की, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लाया गया, जो कि उस समय के भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन प्लान लाया गया और ब्रिटिश भारत के 2 हिस्से करने का इसमें आदेश था। एक हिस्सा कहलाएगा भारत और दूसरा कहलाएगा पाकिस्तान। तो ये जो 2 हिस्से करने की बात यहाँ पर कही गई थी, जिसको आगे हम देखेंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1947, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसके द्वारा यहाँ पर किया गया। तो ये जो भारत का बंटवारा था, इसका क्या इम्पैक्ट संविधान सभा पर पड़ा, इसको हमें देखना होगा। क्योंकि जो हिस्से पाकिस्तान में चले गए, उसके लिए, उसके संविधान के लिए एक अलग संविधान सभा निर्मित की जानी थी, और जो हमारा संविधान था वो तो 1950 को बन के तैयार हो गया था, लागू हो गया था, लेकिन जो पाकिस्तान का संविधान था वो फिर 1957 तक बनते बनते ही रह गया, तो ज़्यादा समय लग गया। खैर,
हमें ये वाला पोर्शन देखना है कि इम्पैक्ट जब संविधान सभा का क्या पड़ा, संविधान सभा पर क्या पड़ा जब भारत का ये विभाजन होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पश्चात, तो इसके इम्पैक्ट जो पड़े वो अब हम देखते हैं। भारत विभाजन का संविधान सभा पर प्रभाव क्या पड़ा वो देखना है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो तो यही पड़ा कि जो ये संविधान सभा थी, ये जो हमारी संविधान सभा थी, ये हमारी जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा संप्रभु हो गई, सॉवरेन हो गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब तक भारत पाकिस्तान स्वतंत्र नहीं हुए थे तो ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी पहले संविधान सभा होती थी, संविधान सभा होती थी, इसके ऊपर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी, और इससे भी ऊपर एक ब्रिटेन में भारत मंत्री का पद होता था, और इस भारत मंत्री के पद से ऊपर एक अन्य व्यक्ति होते थे जो कि महारानी, ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। तो इस तरीके से भले भारतीयों को संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन वो संविधान सभा तब तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, वो संप्रभु संस्था नहीं थी। उसको तमाम तरह के निर्णय लेने के अधिकार नहीं थे। लेकिन जैसे ही 1947 का कानून पारित हुआ, जो भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था वो हट गया। अब ये सारे पद कोई मायने नहीं रखते थे, और फिर भारत के मामले में निर्णय लेने की जो सर्वोच्च संस्था थी वो क्या बन गई? संविधान सभा बन गई, और ये संप्रभु हो गई। तो पहला जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये कि हमारी जो संस्था थी संविधान सभा, वो संप्रभु हो गई। दूसरा, चूंकि जो सदस्य थे, आधे कुछ जो थे, जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, पंजाब और बंगाल का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी क्या थी? घट गई। तो भारत के विभाजन के पश्चात जो संविधान सभा थी, उसके जो सदस्य थे, उनकी संख्या घट के हमारे सामने कम हो गई थी। अब 389 से कम होकर जो सदस्य थे वो 299 पर आ गए थे। तो 389 जो सदस्य होते थे वो घटकर कितने पर आ गए? वो आ गए 299 पर। तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या हो जाएगी 299। इस 299 में से 229 आएंगे, वही जो ब्रिटिश जो कि प्रांत थे भारत के, वहाँ से जो प्रांत होंगे वहाँ से चुने जाएंगे, और बाकी जो 70 सदस्य रहे थे वो आए थे रियासतों से। तो ये परिवर्तन, दो बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सदस्य कितने थे, तब हमें ये 389 लिखना होगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर तो लिखा नहीं है। अगर ये कहेगा कि भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो वो 299 लिखे जाएंगे।
ये लिखा जाएगा कि पहली बैठक में कितने सदस्य भाग लिए थे, तो उसकी संख्या 211 होगी, जो कि पहले हमने देख लिया। तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ा, दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण एक इम्पैक्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं कि विभाजन के पश्चात जो था, भारत का जब विभाजन हुआ तो उसके पश्चात जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा एक अंतरिम, मतलब एक काम चलाऊं टाइप की संसद का भी काम करती थी, संसद का भी काम करती थी। जब ये संविधान सभा का काम करती थी तो इसका काम था संविधान निर्माण करना, और जब ये अंतरिम संसद की तरह काम करती थी तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है, तो इसका काम था देश का कानून बनाना, या जिसको हम कह सकते हैं देश का शासन चलाना। क्योंकि अंग्रेज तो जा चुके थे 1947, 15 अगस्त को वो चले गए, तब यही संविधान सभा जो थी वो अंतरिम संसद के रूप में भी परिवर्तित हो गई थी। जब ये सदस्य, वही 299 सदस्य जब बैठते थे तो वो जब संविधान बनाने का काम करते थे तो वही सभा संविधान सभा हो जाती थी, जिसके अध्यक्ष कौन होते थे, वो होते थे राजेंद्र प्रसाद, ये इसके अध्यक्ष होते थे। और जब यही संस्था कानून बनाने का काम करती थी तब इसके अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। ये तमाम तरह के प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि वही संस्था आज़ादी के बाद अंतरिम संसद के रूप में भी काम करती है। और इसकी जो पहली बैठक संविधान सभा के रूप में होती है वो कब होती है, 19 दिसंबर 1946 को। लेकिन अंतरिम संसद के रूप में इसकी जो पहली बैठक होती है वो होती है 17 नवंबर 1947 को। तो ये तीन हमारे पास जो प्रभाव थे भारत के विभाजन के संविधान सभा पर पढ़ने वाले, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा। अब हमारी संविधान सभा निर्मित भी हो गई है, बाइफरकेट भी हो गया है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रॉपर भारत के संविधान को बनाने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना है, लेकिन ये जो पॉइंट था यहाँ पर देखने लायक वो हमने यहाँ कवर करा है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जी.वी. मावलंकर जो थे वो अंतरिम संसद के सदस्य अध्यक्ष थे। वो अंतिम संसद जो जब संविधान निर्माण का काम करती थी तो संविधान सभा कहलाने लगती थी। तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट देखा है। अब आगे हम देखते हैं कि अगले बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना कब अपनाया गया, एक तो ये प्रश्न आते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, एक ये प्रश्न आता है। तीसरा, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, ये एक प्रश्न आता है। तो ये तीन हमारे पास बड़े प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान अपनाया, कब राष्ट्रीय गीत अपनाया, कब
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो बात जब होती है राष्ट्रीय ध्वज अपनाने की, तो ये डेट है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं, वो अपनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। तो ये हमें दो तिथियां याद रखनी हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 1950 में अपनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया गया, और भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, कौन थे पहले? राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। तो संविधान तो बन गया, तो उन्हीं को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया? उसकी भी डेट 24 जनवरी 1950 ही मानी जाएगी। तो ये दो डेटें हैं, मतलब 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान राष्ट्रगीत, भारत के राष्ट्रपति, ये तीनों लोगों को, ये तीनों व्यवस्थाएं उसी दिन करी गई थी। जो राष्ट्रीय ध्वज था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी। तो ये व्यवस्था जो थी वो यहाँ पर हमें जुड़ती हुई नज़र आती है। यहाँ से आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो इस टॉपिक में कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो अभी ये समझ लेते हैं कि इसमें एक सेगमेंट जो है वो अभी कुछ समितियों का बचा हुआ है। दूसरा, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण जो समितियां थीं, उनमें कौन कौन से सदस्य थे वो देखने हैं। कौन से ऐसे कानून हैं जो कि 26 नवंबर को ही 1949 में पारित हो गए थे। देश का संविधान निर्मित होना, उसका लागू होना, इन सब का जो टेक्निकल काम है अभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं संविधान से संबंधित, तो उसको बहुत हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।